हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण सवाल प्रश्न इस प्रकार आ सकता है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए उसके विभिन्न कालों का नामकरण पर प्रकाश डालिए। आइए इस पर विचार करते हैं। हिंदी साहित्य की धारा का श्री गणेश कब और कैसे हुआ, यदि यह जानने की उत्सुकता को लेकर हम चिंतन करें तो हमें लगभग आज से 1200 वर्ष पहले के इतिहास को जानना होगा। 1200 वर्ष पहले ही इस साहित्य साधना का वर्गीकरण अध्ययन के लिए लाभकारी रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लेकर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी तक के विद्वानों ने हिंदी साहित्य के इतिहास के विभाजन, वर्गीकरण तथा नामकरण पर चिंतन किया है। उनके इस वर्गीकरण का आधार तत्कालीन हिंदी साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, विषय, प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाएं आदि रही हैं। आइए निम्न से काल विभाजन पर बात करते हैं। संसार के अन्य देशों के साहित्यों की भांति हिंदी साहित्य का आरंभ भी मुख्यतः कविता के रूप में ही उपलब्ध होता है। कुछ विद्वानों ने पुष्प कवि को, कुछ ने सरपाद को और कुछ ने चंद बरदाई को हिंदी का आदि कवि माना है। वस्तुतः हिंदी का वर्तमान रूप प्राकृत तथा अपभ्रंश के पर्याप्त पीछे की रचनाओं में विकसित होता हुआ दिखाई देता है। अतः सरपाद की कृति ही हिंदी की पूर्ववर्ती रचना है। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा पर विचार करते हैं तो यह पाते हैं कि सर्वप्रथम सन 1839 में फ्रेंच विद्वान ग्रासा दा तासी ने अपने ग्रंथ में इस बारे में विचार प्रस्तुत किए हैं। तत्पश्चात सन 1877 में शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ लिखा। इसके पश्चात 1889 में जॉर्ज ग्रेसन ने अपने ग्रंथ में इस पर चर्चा की है। इस ग्रंथ में काल विभाजन और प्रवृत्तियों का विवेचन भी दिखाई देता है। पंडित महेश दत्त ग्रिब्ज के इतिहास ग्रिसन से मिलते जुलते हैं। सन 1913 में मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद में 5000 कवियों का विवरण प्रस्तुत किया। इसके बाद अयोध्या सिंह उपाध्याय ने हिंदी साहित्य का विकास और पंडित सूर्यकांत शास्त्री ने हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखा। लेकिन व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इसमें साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर काल विभाजन, कालों का नामकरण तथा विभिन्न कवियों और उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों का विस्तृत विवेचन किया गया है। इसके बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वाराणसी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र आदि सरीखे विद्वानों ने भी हिंदी साहित्य के काल विभाजन पर पर्याप्त प्रकाश डालने का प्रयास किया है। परंतु आचार्य शुक्ल का काल विभाजन ही थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ सभी को मान्य दिखाई देता है। संक्षेप में हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, आदिकाल अथवा वीरगाथा काल, संवत 1050 से 1375। नंबर 2 पर है भक्ति काल अथवा पूर्व मध्य काल, संवत 1375 से संवत 1700 तक। नंबर 3 पर है रीतिकाल अथवा उत्तर मध्य काल, संवत 1700 से लेकर संवत 1900 तक। और नंबर 4 पर है आधुनिक काल, संवत 1900 से लेकर आज तक। आइए अब दृष्टि डालते हैं इन कालों के नामकरण पर। सर्वप्रथम है आदिकाल का नामकरण। जहां तक आदिकाल के नामकरण का प्रश्न है, इस संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद पाया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल से पूर्व मिश्र बंधु भी इस दिशा में प्रयास कर चुके हैं। उन्होंने इसे प्रारंभिक काल की संज्ञा दी। आचार्य शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहना समीचीन माना। उनका विचार था कि इस काल में साहित्य की प्रवृत्तियां वीरता की ओर अधिक उन्मुख थी, इसलिए वीरगाथात्मक साहित्य का अधिक निर्माण हुआ। इस काल की धार्मिक रचनाओं को उन्होंने विशेष महत्व नहीं दिया। वह इसे सांप्रदायिक साहित्य कहते थे तथा इसे विशुद्ध साहित्य नहीं मानते थे। इस काल में देशी भाषा में पर्याप्त होने वाले ग्रंथों में खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बिसलदेव रासो आदि वीरगाथात्मक रचनाएं हैं। इसके विपरीत विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका आदि ग्रंथ भी इस काल में प्राप्त होते हैं, जिनमें वीरगाथात्मक प्रवृत्तियां दिखाई देती हैं। पहली बात तो यह है कि वीरगाथात्मक रचनाएं अप्रामाणिक हैं। दूसरा, इस काल में धार्मिक साहित्य जैसे जैन, सिद्ध, नाथ आदि को सांप्रदायिक कहकर उनकी अवहेलना करना सर्वथा अनुचित है, क्योंकि यह उस समय की जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतीक है।
धार्मिक होने से कोई रचना साहित्य कोटि से अलग नहीं की जा सकती। अतः वीरगाथा काल नाम इस काल की समस्त प्रवृत्तियों को स्पर्श नहीं कर पाता है। नवीनतम खोजों के आधार पर तो यह नामकरण किसी भी प्रकार से तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल कहा, लेकिन यह नाम भी उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इस काल के साहित्य में पूर्ववर्ती साहित्य की सभी काव्य रूढ़ियाँ और परंपराओं का सफलतापूर्वक निर्वाह हुआ है। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने इस काल को सिद्ध सामंत युग का नाम दिया। इस नामकरण में सिद्ध शब्द के द्वारा सिद्धों का साहित्य समाहित हो जाता है तथा साथ ही सामंत शब्द कहने से वीर गाथात्मक साहित्य भी समाहित हो जाता है। लेकिन इस काल का जैन साहित्य, नाथ साहित्य और लौकिक साहित्य उपर्युक्त नामकरण की सीमा से बाहर रह जाता है। अतः यह नामकरण भी तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का प्रारंभ संवत 750 से 1375 तक माना है और इसे संधि काल 750 से 1000 तक तथा चारण काल संवत 1000 से 1375 तक नाम दिया है। डॉक्टर वर्मा ने 2 भाषाओं और 2 धर्मों में संधि काल की बात कही है। यह कुछ सीमा तक ठीक है, परंतु चारण काल नामकरण में उन्होंने भी अप्रमाणिक कृतियों को आधार बनाया है। इसी प्रकार से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा प्रदत्त वीर काल शुक्ल जी के नामकरण का ही रूपांतरण मात्र दिखाई देता है। आदिकाल के नामकरण से संबंधित सभी विचारों का मंथन करने के पश्चात डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल कहना उचित समझा। वैसे यह नाम मिश्र बंधुओं के प्रारंभिक काल से मिलता जुलता है। द्विवेदी जी ने इस काल के साहित्य को अंतर्विरोधों का साहित्य कहा। उनके मतानुसार किसी एक साहित्यिक प्रवृत्ति के आधार पर इस काल का नामकरण युक्तिपूर्ण नहीं है, फिर भी उन्होंने आदिकाल नाम को ही अधिक संगत माना। द्विवेदी जी लिखते हैं, वस्तुतः हिंदी साहित्य का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक धारणा पैदा करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव उत्पन्न करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावनाओं, परंपराओं, विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त, सजग और सचेत कवियों का काल है। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो यह नाम बुरा नहीं है। अब नंबर 2 पे आते हैं हमारे पास भक्ति काल का नामकरण। प्रवृत्ति के आधार पर पूर्व मध्यकाल को शुक्ल जी ने भक्ति काल कहा। यद्यपि कुछ विद्वानों ने नवीनता की झोंक में इसे दूसरा नवजागरण काल भी कहा है, परंतु इस नाम का कोई महत्व नहीं है। यह सभी जानते हैं कि इस कालखंड में प्रमुखतः भक्ति भावना से ओतप्रोत साहित्य ही रचा गया। विशेषता यह है कि इस नाम में सांप्रदायिकता का आग्रह बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। इस संबंध में सभी इतिहासकार पूर्णतः एकमत हैं। भक्ति काल हिंदी साहित्य का गौरव है। शुक्ल जी ने इसे 4 शाखाओं में विभक्त किया है: ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, राम मार्गी शाखा, कृष्ण मार्गी शाखा। इस युग के भक्तों की कविताओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है: निर्गुण साहित्य की कविता तथा सगुण साहित्य की कविता। आइए अब विचार करते हैं रीतिकाल के नामकरण पर। आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की अधिकता के कारण इस काल को रीतिकाल कहा, परंतु पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इस नामकरण से सहमत नहीं है। उन्होंने श्रृंगारिक प्रवृत्तियों की प्रधानता के कारण इस काल को श्रृंगार काल का नाम दिया। इस काल के कवियों को उन्होंने 3 श्रेणियों रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध में बांटा है। रीतिबद्ध कवियों में केशव, देव, चिंतामणि, मतीराम आदि कवि प्रमुख हैं। रीतिमुक्त कवियों में घनानंद, ठाकुर, बोधा, आलम आदि कवि आते हैं। रीतिसिद्ध कवियों में केवल बिहारी का नाम ही उल्लेखनीय है, क्योंकि उन्होंने रीतिबद्ध तथा रीतिमुक्त दोनों प्रवृत्तियों को समन्वित करने का प्रयत्न किया है। इस युग के साहित्य में अलंकारों की अधिकता के कारण इसे अलंकृत काल नाम भी दिया गया, परंतु अलंकृत काल नाम से इस युग की प्रवृत्तियों का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं होता। रीति के आधार पर बांधे गए इस काल के साहित्य में सब जगह कला पक्ष ही दिखाई पड़ता है। हृदय पक्ष या अनुभूति पक्ष दब सा गया है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल ने रीति सिद्ध कवियों की कलाप्रियता को ध्यान में रखते हुए इस काल को कला काल का नाम भी देने का प्रयास किया है। इस काल में श्रृंगार रस की सर्वत्र प्रधानता रही है, इसलिए इस काल को श्रृंगार काल के नाम से भी पुकारा जाने का प्रयास किया गया है। आचार्य शुक्ल के मतानुसार वास्तव में श्रृंगार और वीर, इन्हीं 2 रसों की कविता इस काल में हुई है। प्रधानता श्रृंगार रस की रही है। इसमें इस काल के रस को विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है, परंतु यदि ध्यान दिया जाए तो इस काल का
सार्थक और सही नाम जो है वो रीतिकाल ही प्रतीत होता है। नंबर 4 पर है जी आधुनिक काल। गद्य की प्रधानता होने के कारण शुक्ल जी ने इस काल को आधुनिक काल का नाम दिया है। आचार्य शुक्ल के मतानुसार आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रमुख घटना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इस तथ्य को स्वीकारा है। आधुनिक काल के साहित्य के में विभिन्न प्रवृत्तियों को देखा जा सकता है। इन प्रवृत्तियों के आधार पर ही इसके कालों को कई भागों में बांटे जाने का प्रयास जो साहित्यकार करते आए हैं। इस काल की कविताओं में काफ़ी मात्रा में साहित्य लिखा गया है, परंतु गद्य साहित्य के विभिन्न अंगों का जैसा विकास इस युग में हुआ वैसा कविता का नहीं हो पाया है। अतः इस काल का नाम गद्यकाल उचित ही है, परंतु प्रवृत्तियों की दृष्टि से इस काल की प्रकृति इतनी विशाल तथा बहुमुखी है कि इसे किसी वाद विशेष अथवा प्रवृत्ति विशेष से में बांध पाना उचित प्रतीत नहीं होता। इसीलिए विद्वानों ने इसे आधुनिक काल की नाम से पुकारना तर्क समझा। धन्यवाद विद्यार्थियों।